इसे मैंने बताया था कि ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन से रिएक्शन की रेट कैसे लिखी जाती है, R इज इक्वल टू के ए रेज टू दी पावर स्मॉल ए बी रेज टू दी पावर स्मॉल बी। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव कोफिशिएंट, क्वांटिटेटिव कोफिशिएंट्स और स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है, यहीं से टॉपिक स्टार्ट करना है, फिर से लिखिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है रिएक्शन की थियोरेटिकल रेट क्या होगी, किसी रिएक्शन की थियोरेटिकल रेट क्या होगी, यानी इस रिएक्शन की रेट ये होनी चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन आर इट इज proportional to the product of the active masses of reactant A and B and each concentration term raised by the power of stoichiometric coefficient of reactant A and B, that we say simply this is law of mass action। अब ये जो रिएक्शन की प्रैक्टिकल मतलब जो रिएक्शन की थियोरेटिकल रेट है ना, we say it is the theoretical rate of a reaction। तो रिएक्शन की जो थियोरेटिकल रेट है मतलब ये रिएक्शन की रेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। कोई रिएक्शन हो रही है तो उसने कहा कि उस रिएक्शन की रेट बताने के लिए मैं एक लॉ बता रहा हूं, इस लॉ से रिएक्शन की रेट आएगी। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो रिएक्शन की रेट इससे कुछ डिफरेंट थी। ठीक है ना, रिएक्शन की रेट वो नहीं थी जो हमने इमेजिन की थी, जो हमने सोची थी, जो इस लॉ से आनी चाहिए थी। तो बेटा एक नई चीज हम यहां पर सीखेंगे, दैट वी से रेट लॉ। रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या बताता है बच्चों, रेट लॉ क्या सजेस्ट करता है, अगर प्रैक्टिकली देखा गया कि जो रिएक्शन की रेट है वो क्या होती है कि A इंटू ये जो आपका स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट है स्मॉल ए, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट है स्मॉल ए, ठीक है, एग्जैक्ट इस A के A इसकी A की पावर ये स्मॉल a करने से रिएक्शन की रेट नहीं आती, बल्कि इसका कुछ फ्रैक्शन है एंड दैट फ्रैक्शन वी से अल्फा। क्या कहते हैं उस फ्रैक्शन को, मैं कह देता हूं अल्फा। तो ए पर डिपेंड न करके मान लीजिए ए की वैल्यू है 2, कितनी वैल्यू है ए की 2, तो पता चला रिएक्शन की जो रेट है वो ए की पावर 2 पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डिपेंड करती है ए की पावर अल्फा, ए की पावर 1 या ए की पावर 1.5 या ए की पावर 1.2, उससे कुछ कम। किसी किसी रिएक्शन में ऐसा भी होगा कि ए और अल्फा की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट, ये जो आपका बी है, बी समझ रहे हैं, बी का मतलब क्या है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी। इसकी जो रेट देखी गई वो रेट देखी गई कि भाई वो रेट जो है वो स्मॉल बी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बी के किसी फ्रैक्शन पे या इससे किसी छोटी वैल्यू पे डिपेंड करती है। मैं कहता हूं बी की वैल्यू है 3, बी की कितनी वैल्यू है 3, तो रिएक्शन की जो रेट है वो बी की 3 वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, बी की 1 पे डिपेंड करती हो या 2 पे डिपेंड करती हो, 2.5 पे डिपेंड करती हो। लेकिन ये रिएक्शन की प्रैक्टिकल रेट है, जिस रेट से रिएक्शन हो रही थी, ये रिएक्शन की थ्योरेटिकल रेट है, ये रिएक्शन की प्रैक्टिकल रेट है। ये बात समझ में आई क्या? तो व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ क्या है? तो रेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, the rates of a chemical reaction is proportional, the rates of a chemical reaction is proportional to the products of, proportional to the products of concentration of products of concentration of reactant A and B, product of the concentration of reactant capital A
and capital B, and each concentration term raised by the number of molecules at which the actual rates of reaction depends. Should I repeat? The rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of active masses of reactant A and B, and each concentration term is raised by the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation that we say the law of mass action. इसे क्या कहते हैं? Law of mass action. ये कैसी रेट को बताता है? Theoretical rate of reaction को बताता है. दूसरे में मैंने क्या बताया? किसी रिएक्शन की जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ दी concentration of reactant A and B, and each concentration term raised by the number of molecules at which the actual rate of a reaction depends. उसे हम कहते हैं रेट लॉ. ये बात कितने बच्चों को ठीक से समझ में आ गई? तो एक चीज तो है थियोरेटिकल और दूसरी चीज क्या है? प्रैक्टिकल. अब सुनिए, इस क्लास में 33 स्टूडेंट है. कितने स्टूडेंट हैं? 33. ठीक है. गर्ल्स कितनी है भाई? मान लीजिए 15, बाकी बॉयज. तो ए, दीज आर बॉयज, ए की पावर 18, बी गर्ल्स, बी की पावर 15. समझ रहे मेरी बात? बी की पावर कितनी? 15. इट इज द रेट्स ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, रिजल्ट ऑफ दिस क्लास. ए गर्ल्स और बी बॉयज ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया. जेई और नीट के एग्जाम में 33 ने पार्टिसिपेट किया. प्रैक्टिकली रिजल्ट कितने बच्चों ने दिया? तो रिजल्ट देने की जो रेट है उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ, उसे कहते हैं रेट लॉ. और पार्टिसिपेशन बताने के लिए रिएक्शन में सभी मॉलिक्यूल ने उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन. कितने बच्चे समझ रहे हैं इस बात को ठीक से? पता चला कि भाई 15 थी लड़कियां और मैंने कितने बोले? 33. कितने बचे? 18 थे बॉयज. तो पार्टिसिपेट तो एग्जाम में जेई और नेट के सबने किया. अब दूसरी बात सुनिए, रिजल्ट जो है, मान लीजिए 2 लड़कियों का नीट या जेई क्वालिफाई होता है और 3 बॉयज का क्वालिफाई होता है. रिजल्ट कितने बच्चों ने दिया? 5 बच्चों ने. तो एक्चुअली द रेट ऑफ रिजल्ट डिपेंड्स ऑन 5 स्टूडेंट्स, 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज. इसे कहेंगे रेट लॉ. और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनसे हम रिजल्ट की एक्सपेक्ट कर रहे थे, सबका रिजल्ट आ जाएगा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसे मैं क्या कहता हूं? उसे रिप्रेजेंट करने का जो मैथमेटिकल मेथड है उसे मैं कहता हूं लॉ ऑफ मास एक्शन. हैव यू गॉट दिस पॉइंट? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस सर. ये जो अल्फा और बीटा, ए और बी के वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्चुअली जो रिजल्ट देते हैं, इसका अगर मैं कर लेता हूं सम, इसका मैंने सम कर लिया, अल्फा प्लस बीटा, ये 2 था, ये 3 था, तो 2 + 3 कितना? 5. इसे कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. क्या कहा जाएगा इसको? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं. और भाई जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया इन द एग्जाम, उसे कहा जाएगा मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन. क्या कहा जाएगा उसको? मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन. किसी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके 1 स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं
टू प्रोसीड द रिएक्शन, टू ब्रिंग द रिएक्शन, टू जस्ट गिव द रिजल्ट, उन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है मोलिक्युलैरिटी। क्या कहा जाता है इसको? और भाई जो मॉलिक्यूल एक्चुअल में रिजल्ट देंगे उन्हें क्या कहा जाता है? जो प्रोडक्ट देंगे उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो अगर मैं इस क्लास की बात करूं, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं भाई, आप भी सुन ले, कभी इसको कहीं केमिस्ट्री में अप्लाई कर दें, सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहा हूं। तो 33 स्टूडेंट हैं, तो क्या कहा जा सकता है? 33 इज द मोलिकुलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। और अगर मैं पूछता हूं ऑर्डर, पता चला 5 बच्चों का रिजल्ट आया, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस क्लास? 5 इज द ऑर्डर ऑफ दिस क्लास। कितने बच्चे ठीक ठीक से मेरी बात को समझ गए? क्या मोलिकुलैरिटी कभी 0 हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि कोई भी बच्चा एग्जाम ना देने जाए? ऐसा बड़ा इम्पॉसिबल है, सारे ही बच्चे एग्जाम देने जाए। ठीक है, सारे बच्चे क्या जाएंगे? एग्जाम देने जाएंगे। तो मोलिकुलैरिटी रिएक्शन की कभी भी 0 नहीं होती। 33 के 33 स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे तो इसका मतलब 33 इज द मोलिकुलैरिटी। क्लास में एक ही बच्चा है वो भी एग्जाम देने जाएगा अगर, तो क्लास की मोलिकुलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, और मोलिकुलैरिटी कैसी वैल्यू होती है? ये एक आपकी थियोरेटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है भाई। अब दूसरी बात, क्या क्लास में किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन ना हो? ऐसा बहुत बार होता है या नहीं होता है? एक भी बच्चे का सिलेक्शन ना हो, क्यों भाई? ना किसी लड़के का हो ना किसी लड़की का, तो क्लास का रिजल्ट क्या आ सकता है? क्या आ सकता है क्लास का रिजल्ट? जेईई और नीट में 0। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या हो सकता है? 0। क्या हो सकता है बेटा? 0 भी हो सकता है। ठीक है। मोलिकुलैरिटी कभी भी रिएक्शन की फ्रैक्शन में नहीं होती। किस में नहीं होती? फ्रैक्शन में नहीं होती। समझा रहा हूं, फिर लिखवाऊंगा। फ्रैक्शन में का मतलब क्या है? किसी रिएक्शन में आधा स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करने नहीं जाएगा, पूरा ही जाएगा ना भाई। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आधे मॉलिक्यूल होते ही नहीं है। बात समझ रहे हो? इसलिए मोलिकुलैरिटी कभी भी क्या नहीं होती? फ्रैक्शनल नहीं होती। मोलिकुलैरिटी क्या नहीं होती कभी भी? फ्रैक्शनल। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। आप कहोगे सर ऑर्डर फ्रैक्शनल कैसे हो सकता है? ऑर्डर इस तरह से फ्रैक्शनल हो सकता है, एक तरह से ऑर्डर को आप ऐसे समझिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल रिजल्ट है। ये एक कैसा रिजल्ट है? प्रैक्टिकल रिजल्ट। कैसा रिजल्ट है? प्रैक्टिकल रिजल्ट। सभी बच्चे मैथ्स देखते हैं, उसमें आपने स्ट्राइक रेट देखी? स्ट्राइक रेट समझते हो? कभी कभी स्ट्राइक रेट जो है वो आ जाती है कि भाई ये 1.5 है स्ट्राइक रेट। क्या मतलब 1.5 का? क्या 1.5 रन बना सकता है कोई एक बॉल पे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक तरह से उसने जितने नंबर ऑफ बॉल खेली और जितने रन बनाए, नंबर ऑफ रन को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ बॉल से। दैट इज सिंपली द स्ट्राइक रेट। कुछ ऐसी बॉल होंगी जिन पे रन ही नहीं बनाए, कुछ ऐसी बॉल होंगी जिन पे 4 रन भी बनाए, 6 रन भी बनाए। हो सकता है 10-20 बॉल खेली हो तो 20 में से 10 बॉल पे रन ही ना बनाया हो। और जब हमने सब एवरेज निकाल के देखा तो वो आया 1.5 कि भाई अगर सभी पे वो रन बनाता तो कितना? 1.5 रन। लेकिन 1.5 रन कभी किसने सुना? 1 बनता है, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं। तो सिंपली इट इज एवरेज। तो जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर एक तरह से कितने मॉलिक्यूल ने एवरेज पार्टिसिपेट किया। जितने मॉलिक्यूल 20 ने पार्टिसिपेट किया और पता चला 20 में से कितने मॉलिक्यूल ने रिजल्ट दिया? 3 मॉलिक्यूल ने रिजल्ट दिया। तो 3/20 स्ट्राइक रेट हो गई। क्यों? ये फ्रैक्शन में नहीं आ जाएगी क्या वैल्यू? बोलो बच्चों, इट विल बी इन फ्रैक्शनल। तो मोलिकुलैरिटी नेवर बी फ्रैक्शनल, इट मे बी फ्रैक्शनल बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू। और ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन में प्रोडक्ट दे रहे हैं उनका एक तरह से एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है।
तो मोलिकुलरिटी नेवर बी जीरो, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, इट इज नेवर बी फ्रैक्शनल, इट इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, इट मे बी जीरो। अभी बताया जीरो कैसे होगा, एक भी बच्चे का रिजल्ट ना आए। फ्रैक्शनल कैसे होगा, एवरेज टाइप अगर हम निकाल करके देखें 20 मॉलिक्यूल थे, 3 ही मॉलिक्यूल रिजल्ट दे रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल एक्चुअल में रिजल्ट दे रहे हैं, अगर उसका एवरेज निकालता हूं तो 3/20 प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू में जैसा चीजें हम सोचते हैं उससे कुछ अलग ही हमें रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल किसी मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता। समझ रहे हो, ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ऑर्डर क्या हो सकता है बेटा, कभी भी मोलिकुलरिटी किस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑर्डर जो होता है ये नेगेटिव में भी हो सकता है। ओजोन का डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ओजोन का, और क्या बन रही है, O2, ये हो रहा है O3, ये बना रही है O2 प्लस O। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है इस रिएक्शन में बच्चे, इक्विलिब्रियम। क्या होता है इसमें, O3 O2 में कन्वर्ट होगी और O2 साइमल्टेनियसली O3 में कन्वर्ट होगी। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो O3 O2 में और O2 O3 में कन्वर्ट होती रहेगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाएंगी, तब कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन बेटा जैसे जैसे O2 का बनना स्टार्ट होता है वैसे वैसे वापस O3 का बनना की रेट जो है वो बढ़ती जाती है। तो O2 के रेस्पेक्ट में अगर मैं रिएक्शन की रेट देखता हूं, फॉर्मेशन ऑफ O3 के रेस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट मान लीजिए प्रोडक्ट बन रही है O2, तो O3 के रेस्पेक्ट में रेट कैसी है, पॉजिटिव है। लेकिन O2 के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की रेट कैसी है, नेगेटिव है। O2 का बनना, दिस इज द रिएक्शन। हम ओजोन से O2 बना रहे हैं, हम O2 से ओजोन नहीं बना रहे। तो O3 से O2 का बनना क्या है, ये हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो। ओजोन डिकम्पोज होकर के क्या बनाए, ऑक्सीजन बनाए। ऑक्सीजन का बनना ये हमारी रिएक्शन की रेट है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे फिर क्या होगा, O2 किस में बदलने लगेगा, O3 में। तो जैसे जैसे O2 की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बनती जाएगी, रिएक्शन की रेट O2 के फॉर्मेशन की कम होती जाएगी। समझ रहे हो क्यों कम होती जाएगी, मैं क्या बना रहा हूं, O3 लिया, उससे क्या बनाना चाह रहा हूं, O2। लेकिन O2 डिकम्पोज होकर के O के साथ मिलकर के साइमल्टेनियसली क्या बना रहा है, O3। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में रिएक्शन O2 में कन्वर्ट होना चाहेगी, O3 O2 में कन्वर्ट होगी, जितना ज्यादा O2 बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, उतना ही वापस वो किस में कन्वर्ट होने की रेट उसकी बढ़ती जाएगी, O3 में। तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की रेट किस में हो सकती है, माइनस में। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई। नेगेटिव में रेट और भी एक तरह से हो सकती है। देखो कैसे रेट हो सकती है नेगेटिव। नेगेटिव में रेट होने के लिए क्या तरीका है, हाँ भाई हिमांशु समझ क्या तरीका है। ये बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा बच्चा है, थोड़ा सा दिमाग लगाए बहुत कुछ कर सकता है, IIT में जा सकता है, ये कर सकता है वो सब। दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। राघव तेरा कुछ नहीं हो सकता, 2-4 मिनट इधर पढ़ाया, अबे तेरा कुछ नहीं हो सकता, खत्म है तू बिल्कुल क्लास में से। तो राघव खुद तो जाएगा, 1-2 को अपने साथ और भी लेकर के जाएगा। ठीक है, सबने एग्जाम का पेपर भर दिया मान लीजिए, और ये क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे, भाई कुछ नहीं होने वाला, इस टीचर ने बिल्कुल बेकार पढ़ाया, पूरे साल कुछ नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो ये खुद भी एग्जाम देने ना जाए और 1-2 को और रोक ले, तो इसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन की रेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। प्रोडक्ट बनने ही ना दे, पार्टिसिपेट करने ही ना दे। राघव बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो एक इसके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एकांश बिल्कुल खराब बच्चा है क्लास का, 7-8 घंटे सोता रहता है, पूरा माहौल खराब कर दिया इसने। जो इसको बेचारे को आता है वो भी जाता रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, अगर मैं कहता हूं O2 जितना ज्यादा बनता जाएगा,
साइमल्टेनियसली O3 के बनने की रेट भी बढ़ेगी, तो O2 के बनने की रेट अपने ही कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जितना ज्यादा बनेगा इसके वापस O3 में कन्वर्ट होने की रेट बढ़ती जाएगी, तो भाई O2 का फॉर्मेशन विद इंक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसके बनने की रेट कम होती जाएगी। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? शुड आई रिपीट द सेंटेंस? शुड आई रिपीट द सेंटेंस? तो मोलिकुलरिटी क्या है, फटाफट से डेफिनेशन लिख लें। व्हाट इज मोलिकुलरिटी? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली, किसी रिएक्शन में जो कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, एक दूसरे से टकराते हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली in the single step of a reaction, in the single step of a reaction in the single step of a reaction, फिर से पढ़ के देखिए, इट इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन द सिंगल स्टेप ऑफ अ रिएक्शन टू प्रोसीड इट या टू ब्रिंग इट। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? मोलिकुलरिटी। शुड आई रिपीट? किसी रिएक्शन के एक सिंगल स्टेप में, हो सकता है रिएक्शन मल्टी स्टेप वाली हो, ठीक है, मल्टी स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती हो, कई सारे स्टेप में कंप्लीट होती है, तो किसी एक स्टेप का लेंगे, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जो कई सारे स्टेप में होती है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कई सारे स्टेप में होने वाली रिएक्शन, उसके किसी एक स्टेप में। तो आपने जो लिखा है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन द सिंगल स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, भी लिखवा उसमें, सिंगल स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इट और टू ब्रिंग इट, इसे क्या कहते हैं? मोलिकुलरिटी। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर, ORDER, order of a reaction. It is the sum of the power of, it is the sum of the power of concentration terms, sum of the power of concentration term it is the sum of the power of concentration term in the mathematical form of, in the mathematical form, in the mathematical form of rate law expression, mathematical form of rate law expression। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।